नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। और एक लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो 11 चरणों में होने वाले हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि 11 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और जितनी भी पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियाँ हैं वो हमने आपको दी। इस वक्त भी हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको अहम जानकारियां देंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आदर्श आचार संहिता तो लागू हो गया है, लेकिन क्या कुछ पाबंदियां हैं और क्या कुछ राहत दिए गए हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष, आप लगातार आज बने रहें। पंचायत चुनाव की बात कर ले तो आप वहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और क्या कुछ अपडेट है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? जी बिल्कुल शर्मिला, तमाम अपडेट आपको बता देते हैं कि 11 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। सरकार के द्वारा हर गाइडलाइन बता दिया गया है कि कितने पैसे खर्च करने हैं किस पद के चुनाव को लेकर। हालांकि जो बैलेट पेपर की बात की गई थी उस पर भी एक जो चुनाव है वो भी होगा। हालांकि जो EVM पे चुनाव है वो होने वाले हैं और सरकार ने कई जो दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि ये दिसंबर तक चुनाव चलेगा, क्योंकि और एक सबसे बड़ा बात सामने ये आया कि जिस प्रखंड में बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर देर से चुनाव कराया जा रहा है और तमाम अपडेट सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और ये बताया गया है कि दिसंबर तक चुनाव होगा और मतदान का जो रिज़ल्ट आएगा वो जो मतदान होने के एकदम 48 घंटे के बाद उसका रिज़ल्ट वो सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। शर्मिला, ऐसे में हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ऐसे में जो अधिकारी थे उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव में क्योंकि बड़ी संख्या में EVM चाहिए, तो इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव कई चरणबद्ध तरीक़ों से होंगे, 11 चरणों में होंगे, तमाम अलग अलग प्रखंडों में होंगे। उसको लेकर सरकार से बात की जाएगी और EVM का जो ज़रूरत है उससे आपूर्ति की जाएगी। शर्मिला, बिल्कुल, तो EVM की जो ज़रूरत है उसकी आपूर्ति की जाएगी और लगातार सरकार से बातचीत भी चल रही है। ये बातें कही हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त है दीपक प्रसाद, उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है, पंचायत विभाग पूरी तरह से तैयार है और अब दिसंबर तक, यानी सितंबर से शुरू होगा और दिसंबर में समापन होगा पंचायत चुनाव का। और ऐसे में हम आपको आचार संहिता यानी आदर्श आचार संहिता से जुड़ी तमाम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो सभाएं होंगी उन पर रोक रहेगी, यानी कि किसी भी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए आपको या तो अनुमति लेनी है या फिर आप बिना किसी के अनुमति के वो सभा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन के पहले आपको सूचना देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। यदि आप बिना अनुमति के किसी भी तरह के सभा का आयोजन करते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु, यानी कि आप लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं और अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इससे भी संबंधित जो आदेश हैं वो अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि बिना किसी भी आज्ञा के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर कोई भी पुलिस अधिकारी उसे जब्त कर सकता है। और इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप सभा करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखना पड़ेगा। आपको अनुमति लेनी होगी, आपको हैंड माइक का भी अगर इस्तेमाल करना है तो उसकी भी आपको अनुमति लेनी होगी। आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यदि आप नुक्कड़ सभा करते हैं तो आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है? जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप नुक्कड़ सभा करते हैं तो प्रचार करने के लिए जो नुक्कड़ सभा करना है उसकी अनुमति आपको लेनी होगी। जी हाँ, इसकी अनुमति सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को दी जानी चाहिए और नुक्कड़ सभा हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक है। बिना अनुमति के आप किसी भी तरह के सभाओं को नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो या फिर किसी अन्य तरह का सभा आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि आप जुलूस निकालते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा। यदि आप जुलूस निकालते हैं या कोई भी उम्मीदवार जुलूस निकालता है तो उस स्थिति में जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि
जुलूस का मार्ग यानी किस रास्ते से होकर वो जुलूस गुजरने वाली है, जुलूस की समाप्ति का स्थल यानी कि किस जगह पर आपके जुलूस का समापन होगा, उसका समय ये भी आपको पहले से निर्धारित करना होगा, इसकी भी आपको अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवार को अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जाना होगा जिसके लिए उन्होंने पहले अनुमति ली है। यदि आप उस जगहों से जुलूस को लेकर निकलते हैं जहां से आपने अनुमति नहीं ली है तो आप पर कार्रवाई होगी। अब आपको बता दें कि जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रमों की लिखित सूचना पहले ही दे दी जानी चाहिए। यानी कि यदि आप जुलूस निकाल रहे हैं और आप जुलूस के आयोजक करता है यानी आप जुलूस कर रहे हैं तो उससे संबंधित तमाम जानकारी आपको देनी होगी। जुलूस के दौरान कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी या फिर कर्मी के निर्देश पर सुझाव का अवश्य भी पालन करना होगा। यानी कि किसी भी पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिसकर्मी यदि आपको कोई सुझाव देते हैं तो उसका पालन करना भी अनिवार्य है। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर समय पर एक ही समय में जुलूस निकाला जा रहा है तो उसकी भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, उसे भी आपको बताना होगा। और आपको ये भी बता दें कि एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर ये व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा कि जुलूस के दौरान आप आपस में भिड़ेंगे नहीं या फिर किसी भी तरह की कह सकते कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये भी अनुमति आपको लेनी होगी। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग करेंगे। यानी कि आपको पुलिस कर्मियों का सहयोग करना होगा, किसी भी तरह से कोई भी हिंसक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकलना चाहिए। तो ऐसे में आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब आपको बता दें कि ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में एक ऐसा नियम है जो जोड़ा गया है, वो है कोविड प्रोटोकॉल। जी हाँ, अब आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो करना होगा क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी है जो थमी है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, तीसरी लहर की आशंका अब भी है। तो इसको लेकर भी तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं जिसका पालन आपको अवश्य तरीके से करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं इन नियमों का पालन तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि सामाजिक दूरी का अनुपालन करना आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है और समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। यानी कोविड-19 से संबंधित जितने भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं उन सभी का पालन आपको करना है और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई होगी और आप पर कार्रवाई होगी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत। और इसी के साथ हम ये भी बता दें कि इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का यानी कोरोना के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब ये वो सारी बातें थी, ये वो सारे नियम थे जो आपको नहीं करना है और जो जुलूस आप निकाल रहे हैं, जो सभाएं आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पर आपको अनुमति लेना आवश्यक है। अब हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जिन पर रोक नहीं है, यानी कि जो आप कर सकते हैं और जिसके लिए आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब उन योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं जिन पर कोई रोक नहीं है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च पथ यानी NH और राज्य के मुख्य पथों पर कार्य करने में कोई पाबंदी नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत पहले से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृति, वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति और उनके कार्यान्वयन पर भी कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। आपात योजनाएं और बाढ़ निरोधक योजनाएं यानी कि सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण जिसमें कंप्यूटर और अन्य मॉडर्न गैजेट्स हैं उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर भी कोई पाबंदी नहीं है। आपको बता दें विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने और उसके निस्तारीकरण पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जिसके क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्था की भूमिका नहीं है उस पर भी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होता है। तो ये वो योजनाएं हैं पालन हो सकता है जिनके जो कार्य है वो निरंतर जारी रहेंगे और इन कार्यों को रोका नहीं जाएगा, यानी इन पर पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये आचार
तो ये आचार संहिता के कुछ नियम हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार ने लोगों को बताए हैं और कुछ ऐसे नियमों का भी पालन आपको करना होगा और कुछ नए नियम भी बने हैं। अगर कोरोना की बात कर ले तो कोविड को देखते हुए, कोरोना जैसी वैश्विक और भयावह बीमारी को देखते हुए भी कई ऐसे प्रोटोकॉल यानी नियम बनाए गए हैं जिस पर आपको काम करना होगा, यानी जिसका पालन आपको करना होगा। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं या अन्य किसी भी नियमों का पालन आप नहीं करते हैं, यदि बिना अनुमति के आप कार्य करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता का पालन अवश्य करें। तो आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें क्या कुछ करना है। बता दें कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों के भावना को ठेस पहुंचे। इसी के साथ मत प्राप्त करने के लिए आप किसी भी धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय किसी भी तरह के भावनाओं का सहारा आप नहीं ले सकते हैं। उपासना के किसी भी स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद में जाकर आप अपने प्रचार को नहीं कर सकते हैं। किसी उम्मीदवार के लिए व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से ना हो। किसी भी अभ्यर्थी की आलोचना उसके नीति और कार्यक्रम, पहले के इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम हैं।